क्रीमिया पर हमले के बाद रूस का बड़ा एक्शन। खार्किव में ग्लाइडिंग बम से हमला। जी हां, फैब 3000 बम से हमले में भीषण तबाही। रूस के हमले में 1.2 टन बारूद का इस्तेमाल किया गया। तो यह भयानक हमला किया गया है फैब 3000 से, और इसमें जबरदस्त मात्रा में बारूद का इस्तेमाल किया गया है। भारी तबाही का दावा किया जा रहा है। और आइए अब आपको बताते हैं कि रूस ने खार्किव में जिस फैब 3000 ग्लाइडर बम का इस्तेमाल किया वो कितना पावरफुल है। फैब 3000 बम 3 टन TNT से बना हुआ है। इसके विस्फोट से 230 मीटर चौड़ा गड्ढा बन जाता है, यानी इतने क्षेत्र में भी कुछ भी सलामत नहीं बचता। इसके स्प्लिंटर्स यानी छर्रों से 1230 मीटर इलाके में विनाश बरसने लगता है। इसके विस्फोट से 1 किलोमीटर के दायरे में इमारतें क्षतिग्रस्त हो जाती है। फैब 3000 एक प्रिसिजन स्ट्राइक गाइडेड बम है, यानी टारगेट पर सटीक हमला करता है। और रूस ने बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन फरवरी 2024 में शुरू किया था। इस बम को Tu-22M3 बॉम्बर से लॉन्च किया जाता है। Tu-22M3 रूस का स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर है। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, सीधे चलेंगे उनके पास, बात करते हैं उनसे। मनीष, ये जो हमले हैं ये क्या संकेत है? इतने घातक हथियार का, इतने घातक बम का इस्तेमाल करना फैब 3000? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से रूस इन हमलों को अंजाम दे रहा है, ये बात तो सच है कि खार्किव में अब रूस चाहता है कि एक बड़ी बढ़त ले, और उसके तहत आप कह सकते हैं कि मदर ऑफ ऑल बॉम्ब के तौर पर F300 का इस्तेमाल किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि रूस अभी फिलहाल अमेरिका के प्रति इसलिए नाराजगी व्यक्त कर रहा है क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके से ATACMS मिसाइल यूक्रेन को दिया और फिर उसका इस्तेमाल क्रीमिया में हुआ, और जिसमें जो वॉरहेड का इस्तेमाल किया गया था वो क्लस्टर म्यूनिशन था, और जिसकी वजह से 150 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और इसीलिए अमेरिका के खिलाफ आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि अमेरिका भी उतना ही कसूरवार है। यहां तक कि कल रूस के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजदूत को भी तलब किया और उसे कहा कि हम बदले में कार्रवाई करेंगे। अब देखना होगा कि रूस की कार्रवाई अमेरिका के खिलाफ होती है या फिर जो फैब 3000 बम जैसे बम का इस्तेमाल हो रहा है, इस तरह से वो यूक्रेन में और अधिक आक्रामक होते हैं। लेकिन बदले की कार्रवाई तो होगी, बस यूक्रेन पर या अमेरिका पर यह देखना है। यूक्रेन पर आक्रामकता की आप बात कर रहे हैं। बड़ी खबरें तो और भी है मनीष, जहां यूक्रेनी वॉर जोन में ही रूसी सेना के कहर को लेकर बड़ी खबर यह सामने आई कि कैसे BMP-3 टैंक से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, और हमले में यूक्रेनी पोस्ट को कैसे निशाना बनाया गया, ये देखिए तस्वीर। और वहीं रूस के बेलगोरोड में यूक्रेनी ड्रोन से सनसनी। बेलगोरोड के ऊपर उड़ते दिखे ड्रोन। रूस ने ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। तो बेलगोरोड में यूक्रेन के ड्रोन उड़ते नजर आए। रूस ने दावा किया है कि इन ड्रोन्स को मार गिराया है। अवदिव्का में रूसी हमले में भीषण तबाही को लेकर भी खबर आई, जहां हमले के बाद कई सैन्य यूक्रेनी वाहन कैसे तबाह हुए, तस्वीर आपके सामने होगी। देखिए, रूसी सैनिक ने ये वीडियो भी बनाया। तो लगातार जारी हमलों के बीच यूक्रेनी सैनिक की तरफ से बनाई गई ये तस्वीरें आई हैं सामने, जहां देखिए किस तरीके से अवदिव्का की ये तस्वीर, जहां रूसी हमले में भीषण तबाही हुई है। हालांकि हमले के बाद कई सैन्य यूक्रेनी वाहन तबाह हुए हैं। और रूस यूक्रेन जंग के बाद अब बात मिडिल ईस्ट में टेंशन की। जी हां, गाजा में इजरायली सेना ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। नेतन्याहू का दावा खत्म होने की कगार पर गाजा युद्ध, यह भी उन्होंने दावा किया। हमास के सभी बड़े ठिकाने तबाह। इस बीच बड़ी खबर यह सामने आई कि कैसे हिजबुल्ला पर बड़े हमले की तैयारी में IDF है। आपको बता दें, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भारी हथियारों की तैनाती को लेकर इनपुट है। एडवांस रॉकेट से हिजबुल्ला के ठिकानों पर वार किया जा सकता है।
और इजराइल ने गाजा के साथ साथ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर विध्वंसक हमला करना शुरू कर दिया है। गाजा में हमास के ज्यादातर ठिकाने तबाह हो चुके हैं। हमास को डर है कि अब इजराइल कतर में भी उसके हेडक्वार्टर पर हमला कर सकता है। तो नए ठिकानों की तलाश में जिस तरीके से हमास है उसको लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं और साथ ही गाजा वेस्ट बैंक में इजराइल ने ऑपरेशंस को रवि तेज भी करना शुरू कर दिया है। इजराइल के भीषण हमले से हमास डरा हुआ है। हमास को अपने सभी कमांडर्स के मारे जाने का डर भी सता रहा है। हालांकि हमास ने सभी नेताओं को सुरक्षित जगह जाने को तो कह दिया है। हमास हेडक्वार्टर कतर से इराक शिफ्ट करना चाहता है और इराकी संसद ने बगदाद में हेडक्वार्टर बनाने की मंजूरी भी दे दी है। हालांकि हमास ने हेडक्वार्टर शिफ्ट की खबर को खारिज जरूर कर दिया है, लेकिन मनीष, इन खबरों को खारिज करने के बावजूद हकीकत किस लिहाज से सामने आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से ये टारगेट पर है, क्या वाकई अब इराक इनके लिए एक सेफ जोन माना जाए? देखिए, देखा जाए तो इस वक्त तो मिडिल ईस्ट में कहीं पर भी उसके लिए सेफ जोन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि अगर हमास के लिए बहुत अधिक सुरक्षित जगह की तलाश भी करनी होगी तो ईरान या फिर लेबनान का इलाका थोड़ा बहुत अपेक्षाकृत सेफ हो सकता है। इजराइल की माने तो इजराइल का कहना यही है कि वो आसमान में हो, पाताल में हो, एक दिन इस्माइल हानिये या याह्या सिनवार को ढूंढ करके उसे मार देंगे। लेकिन 8 महीने की जंग में अभी फिलहाल इजराइल का दावा है कि उन्होंने लगभग आधे हमास को खत्म किया, यानी आधा हमास अभी भी सुरक्षित है और अगर वो सुरक्षित है तो वो अपनी ताकत को बढ़ाएगा। फिलहाल इजराइल का फोकस अब हमास से, चूंकि हिजबुल्लाह में शिफ्ट होता जा रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमास के टॉप लीडरशिप के लिए एक जीवनदान ही है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पेपर लीक मामले पर ईडी का एक्शन। नेटवर्क मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच करेगी ईडी। चार्जशीट के आधार पर ईडी जांच करेगी। नीट मामले में जल्द एफआईआर दर्ज करेगी ईडी। जम्मू कश्मीर एसआई पेपर लीक केस में ईडी ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। मास्टरमाइंड यातिन यादव ने 30 लाख रुपए में बेचे थे पेपर। अब जैसे जैसे नीट पेपर लीक मामले की जांच आगे बढ़ रही है, बिहार के अलावा कई दूसरे राज्यों तक इसके तार कैसे जुड़ रहे हैं, बड़ा अपडेट आपके सामने, क्योंकि बिहार, झारखंड और गुजरात के अलावा महाराष्ट्र तक इसका कनेक्शन जुड़ रहा है। नीट पेपर लीक के मामले में ही सीबीआई के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की अब एंट्री हो चुकी है। बड़ी खबर यह है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट नेटवर्क और मनी लॉन्ड्रिंग की कड़ियों को खंगाल रही है। अब तक 4 राज्यों से 25 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर नीट पेपर रद्द करने की मांग भी की है। और नीट पेपर लीक मामले की जांच करने के लिए सीबीआई की एक टीम ने पटना और दूसरी टीम ने गुजरात के गोधरा में डेरा डाल दिया है। जी हां, लगातार जांच के लिए टीमें गठित की गई थी और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। तो नीट पेपर लीक में सीबीआई की एफआईआर। जी हां, सीबीआई ने बिहार और गुजरात पुलिस से जांच की रिपोर्ट ली। धारा 420, 406 और 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई। सीबीआई ने जांच को 4 चरण में बांटा है और सीबीआई अब परीक्षा के पेपर तैयार, पेपर की छपाई, साथ ही पेपर ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ परीक्षा सेंटर में डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। सीबीआई 1000 फोन नंबर्स के डेटा को भी खंगालने में जुटी हुई है। डेटाबेस से माफिया का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। 8 मोबाइल फोन की सीएफएसएल जांच भी कराई जा रही है ताकि किस तरह से यह पूरा नेटवर्क काम कर रहा है इस पर इसको पकड़ा जा सके और उन लोगों को जो ग्राउंड लेवल पे भी इन्वॉल्व है उनका पता लगाया जा सके। हालांकि इस पूरे नेक्सस का जहां तक आप रवि जिक्र कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन अब आपके सामने उस आधार पर जहां पेपर लीक मामले में अब तक किस राज्य से कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और जानिए कि किस तरीके से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में बिहार से 13 लोगों की गिरफ्तारियां, झारखंड से 5, महाराष्ट्र से 2 और गुजरात से भी 5 लोगों की गिरफ्तारी को लेकर बड़ी खबर सामने आई। चलिए और अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। केजरीवाल की जमानत पर आज दिल्ली हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला। ईडी ने कोर्ट में दाखिल किया जवाब। केजरीवाल ने अपने जवाब में कहा, गोवा में चुनाव प्रचार में पैसे खर्च करने का सबूत नहीं। जमानत पर हाई कोर्ट आज दोपहर 2:30 पर फैसला सुनाएगा। तो केजरीवाल की जमानत को लेकर यह बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ईडी ने कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। केजरीवाल ने अपने जवाब में कहा है कि गोवा में चुनाव प्रचार में पैसा खर्च करने के सबूत नहीं है। निचली अदालत से जमानत मिलने के बाद इसका विरोध किया गया था एजेंसी के द्वारा और उसके बाद हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, जिसको लेकर अब आज फैसला आना है। सवाल यही है कि क्या आज केजरीवाल को जमानत मिलेगी, राहत मिलेगी हाई कोर्ट से।
और दिल्ली हाईकोर्ट से आज केजरीवाल को मिलेगी राहत। जमानत पर रोक संबंधी ईडी की याचिका पर फैसला। केजरीवाल को जमानत देने का ईडी ने विरोध किया। ईडी ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। ईडी ने हाईकोर्ट में 29 पेज का लिखित जवाब दाखिल किया है। और केजरीवाल को जमानत पर अंतरिम रोक लगाने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में 26 जून को सुनवाई होगी और पहले हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार। अब किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट पर और हाईकोर्ट पर नजर है, क्योंकि हाईकोर्ट में ईडी वर्सेस केजरीवाल, ये इसलिए क्योंकि अब ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट गैरकानूनी बता रही है, जबकि केजरीवाल ये कह रहे हैं कि चुनाव में पैसा खर्च करने का एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास एक भी सबूत नहीं है। हालांकि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ये भी कह रही है कि कोर्ट ने सबूतों, तथ्यों को दरकिनार करते हुए फैसला दे दिया है, जबकि केजरीवाल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास हमारे खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने यह भी कहा कि कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ मिले सबूतों पर गौर ही नहीं किया है, जबकि केजरीवाल की तरफ से यह कहा गया कि शराब केस में साजिश के तहत ही उन्हें फंसाया गया है। साथ ही केजरीवाल ने यह भी कहा कि गवाहों को जमानत का लालच देकर बयान तक दिलवाए गए हैं, जबकि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कहा कि कोर्ट में ईडी को अपना पक्ष रखने का मौका अभी तक नहीं मिला है। तो ये जो बड़ी खबरें इस पूरे मामले पर सामने आ रही है, इस पर आज दोपहर होने वाली सुनवाई को लेकर भी आगे अपडेट होगा आपके सामने। लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में पानी टपकने का दावा किया जा रहा है और मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास के दावे ने कैसे सबको चौंका दिया है। बड़ी खबर और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां जानिए कैसे सत्येंद्र दास की तरफ से कहा गया कि गर्भगृह में बारिश का पानी टपका है। लेकिन जो भी मंदिर बन गए हैं जहाँ रामलला विराजमान हैं और जो आगे भी जगह बनी है, उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चू रहा है। पानी निकलने का जगह नहीं है और कल तक पानी ऊपर से चूता भी है। ये समस्या जो है इसका समाधान पहले आज कल में सोच करके उसको निश्चित कर लें, नहीं तो वर्षा जब शुरू होगी तो वहाँ पूजा अर्चना और कालता दर्शन और सब बंद हो जाए। और सत्येंद्र दास के बयान से देश भर में हंगामा मच गया। हर कोई इस दावे का सच जानना चाहता है। कोई तस्वीर सामने नहीं है, ना ही कोई वीडियो सामने आया जिसमें सही बात का पता चल सके। इसलिए TV9 भारतवर्ष ने सीधे नृपेंद्र मिश्रा को फोन किया। नृपेंद्र मिश्रा ने राम मंदिर निर्माण समिति की अध्यक्षता की थी और इन्हीं की देखरेख में मंदिर का निर्माण अभी भी चल रहा है। हमारे सहयोगी गौरव अग्रवाल ने नृपेंद्र मिश्रा से फोन पर बात कर मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास के दावे का सच जानने की कोशिश की। हेलो ये गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं गौरव अग्रवाल बोल रहा हूँ TV9 भारतवर्ष से। जी सर, एक खबर आ रही है सत्येंद्र दास जी के हवाले से कि जो छत है राम मंदिर की, उस पर गर्भगृह में पानी टपका है। मैं उस पर आपका वर्जन लेना चाहता था। जी, वास्तविक स्थिति मैं अयोध्या में ही हूँ। जी, मैंने जिस रात्रि को वर्षा हुई है उसकी अगली सुबह मौके का मुआयना किया। जी, और वास्तविकता यह है कि गर्भगृह में कोई पानी नहीं आया। जी, जो पानी आया वो आगे का गुरु मंडप है उसमें आया, और उसका कारण क्या है कि गुरु मंडप अभी कवर नहीं है। वो हमारी जानकारी में है हम कि वो पानी गिरेगा, तो वह अब जाकर के वो रुकावट आएगी जब हम दूसरा तल है जी, उस पर हम डोम बना देंगे तब। जी, तो एक प्रकार से जब शिखर और डोम का स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा जी, तब गुरु मंडप से पूरा 100% पानी की गिरने की रुकावट हो सकेगी। तो आप कह रहे हैं सर कि गर्भगृह में कोई पानी नहीं आया? गर्भगृह में कोई पानी नहीं आया।
और इस बीच एक बड़ी खबर, कथावाचक प्रदीप मिश्रा की मुश्किलें बढ़ी, राधा रानी पर बयान देना भारी पड़ा। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के ब्रज में घुसने पर रोक और प्रदीप मिश्रा पर एफआईआर दर्ज करने की भी मांग। आपको बता दें, बरसाना में महापंचायत में ये फैसला लिया गया है। प्रदीप मिश्रा ने गलती नहीं, अपराध किया है। जी हाँ, तो बरसाना में महापंचायत और इसमें प्रदीप मिश्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। राधा रानी पर बयान भारी पड़ा उनके लिए। जी हाँ, प्रदीप मिश्रा के खिलाफ महापंचायत की गई और महापंचायत में कई अखाड़ों और संघ के विद्वान शामिल हुए। महापंचायत में मथुरा और बरसाना वासी भी पहुंचे। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए गए हैं और प्रदीप मिश्रा ब्रज आकर नाक रगड़कर माफी मांगे, ये बात भी कही जा रही है। हालांकि ब्रज से प्रदीप मिश्रा के बहिष्कार को लेकर बड़ी खबर आई है। कुंभ से पहले माफी नहीं मांगी तो कुंभ में घुसने नहीं दिया जाएगा, यह भी कहा गया है। प्रदीप मिश्रा के खिलाफ 1 हफ्ते में एफआईआर दर्ज हो, 10 दिन बाद हाईवे जाम करने का फैसला लिया गया है।